जी, प्रबल, मैं आपसे, क्योंकि जो अजय जी ने कहा, ये बात आप मतलब आप तो इतने जोर शोर से और इतने कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का टैक्टिकल एक दूसरे की, मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जिसको कहें। और अजय जी कह रहे हैं कि वो चूंकि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में आने से नुकसान होता बीजेपी का, तो उन्होंने वहां उसको बैकग्राउंड में रखा है और उसको नहीं, मतलब पहले तो बहुत जोर शोर से गए थे, लेकिन अब फिर ये हो गया कि नहीं लड़ेंगे। तो वहां पे डायरेक्ट एक तरह से हो गया है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये तो कांग्रेस के की क्या टैक्टिकल जानबूझ के किया है कि नेशनल लेवल पे कुछ जो काम चल रहा है वो राहुल गांधी चला रहे हैं, वो अपना भारत जोड़ो यात्रा, लोगों से मिलना, इनसे मिलना, सब तरह के काम। और स्टेट लेवल पे अरे कांग्रेस अपना हिमाचल प्रदेश में अपने बूते पे लड़ रही, जो भी उसके स्टेट के जितनी ताकत हो, लोकल इश्यूज को लेकर लोकल बूते पे लड़ रही है। तो ये तो कायदे से तो यही लोकतंत्र में होना चाहिए, इसमें खराबी क्या है? नहीं, जब उपचुनाव हो रहा था 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव मंडी का, तो उस समय भी आपने देखा होगा कि उस समय 2 इश्यूज निकल के आए थे। एक इश्यू था महंगाई, महंगे पेट्रोल डीजल के दाम, और दूसरा था जो सेब के किसान और वहां के व्यापारी थे, वह त्रस्त थे अडानी से, उनके जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो यह सब मुद्दे उस समय भी उठे थे, और उस समय भी 3 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और उपचुनाव जो लोकसभा का था मंडी का, वो भी भारतीय जनता पार्टी हारी थी। जयराम रमेश को आके किसानों की बात तो नहीं किया उन्होंने महंगाई को कहा कि महंगा है। उसके बाद पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम कुछ कम किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, ये आपको भी विदित है। लेकिन जो सी वोटर और एबीपी का आप बात कर रहे हैं, जो सी वोटर के बारे में ये भी बता रहे हैं कि उनकी प्रतिबद्धता किधर है और इस तरह की चीजें हैं। अगर वह ये बता रहे हैं कि सेब के किसान परेशान हैं और फल के और परेशान हैं, सब्जियों वाले परेशान हैं, महंगाई से भी जनता त्रस्त है, ओपीएस वहां पे मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी को 45% वोट कहां से आ रहा है? यानी ईवीएम का क्या कोई खेल करने वाले हैं ये अंतिम में? क्या ईवीएम में जो ये एक महीने के करीब करीब, यानी 12 नवंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी, क्या उस दौरान ईवीएम बदले जाएंगे? कि मन मस्तिष्क ओपिनियन पोल क्या है? ये ओपिनियन बनाने का है कि भाई सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो है आएगी तो भारतीय जनता पार्टी। तो यानी ईवीएम क्या एक महीने के अंदर ये जो दौरान जो है, क्या ईवीएम बदले जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश के दौरान हुआ था? उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा था किस तरीके से अंतिम दौर के बाद, जब काउंटिंग के दौर में किस तरीके से बनारस में और बाकी और सब इलाकों में किस तरीके से ईवीएम की गाड़ियां इधर से उधर जा रही थी और लोग रोक रहे थे। तो जहां रुक गया वहां पर कुछ परिवर्तन परिणाम में आ गए, जहां नहीं रुका वहां परिणाम 1900, 700, 750, 800, 1000, 1500, 2000 का अंतर कितनी सीटों पे था, वहां पे विपक्ष नहीं कर पाया काउंटर। विपक्ष की कमजोरी भी मैं कहूंगा कि विपक्ष भी वहां कमजोर है कि वो नहीं काउंटर कर पा रहा है। तो यह सवाल है कि जब वहां पर ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता, क्योंकि वो सबसे 98% वहां पे हिंदू है, तो वहां मुस्लिम और हिंदू करा नहीं सकते, इनके लिए प्रॉब्लम भी है। दूसरा, वहां पर सवर्ण वोटर सबसे ज्यादा है, मेरे साथ 60-70% से अब सवर्ण है, और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग उसमें सरकारी कर्मचारी हैं। तो यह इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। अगर सरकारी कर्मचारी यानी पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट ज्यादा वहां पर है, तो यह जहां पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो आपका केरला हो चाहे वो यहाँ हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक जो उरूज था वो धीरे धीरे उतर रहा है लोगों के दिमाग। प्रवल जी, शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ईडब्ल्यूएस वाला डिसीजन जो है इसी दौर में आया है। आया है, लेकिन उससे भी क्या फायदा होने वाला? ईडब्ल्यूएस स्कीम क्या है? ईडब्ल्यूएस स्कीम बस वो जो अपर कास्ट में भी जो अपर क्लास है उसके लिए है। 8 लाख की इनकम जिसको सालाना है, वह कोई और ये आया स्वर्विदित ही है कि एक द्विवेदी है, पूर्व मंत्री रहे, अब हार गए हैं चुनाव उत्तर प्रदेश, उन्होंने अपने भाई को ईडब्ल्यूएस स्कीम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर लगाया, और कई लोगों के माता पिता प्रोफेसर है, उनके बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत किया गया है। तो ये कहाँ छुपा हुआ? यह तो वही है कि जो पहले से प्रिविलेज है उसी को और प्रिविलेज बनाना है। जो गरीब, अगर इनको इकोनॉमी वीकर सेक्शन में करना था तो 1.5 लाख का कैप लगाते, 2.5 लाख का कैप लगाते, 3 लाख का कैप लगाते, 8 लाख का कैप क्यों लगाया? यह तो गरीब विरोधी, जो जेएनयू बंद कराना चाहे, जो जेएनयू के बच्चों को नक्सली कहे, यानी गरीब के बच्चे, गांव के बच्चे वहां जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी
और गरीब सवर्णों के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, उनको नक्सली को जो पार्टी कहती है, जो किसान को खालिस्तानी नक्सली कहती है, उसके वो गरीब विरोधी पार्टी है, तो उसको तो हारना ही चाहिए। जहां तक आपने एक बात कही कि मैंने जो कहा था कि नूरा कुश्ती होती भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का, जब देखा भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है और यहाँ पर वह जो गुस्से का वोट वो कांग्रेस की तरफ ही जाएगा, वो आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर झोला उठाकर केजरीवाल को भेज दिया इन्होंने गुजरात कि जाओ वहां पर। और मैंने पता किया है, गुजरात के कुछ साथी रहे हैं किसान आंदोलन के दौरान, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि शहरी क्षेत्र में ही आम आदमी पार्टी कूद कूद के दौड़ रही है, मुस्लिम इलाकों में या दलित बस्तियों में ही घूम रही है। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, झुग्गी झोपड़ियों में ही घूम रही है और वहां पर जाके कांग्रेस को जो वोट मिलना है उसको ही डिस्टर्ब कर रही है, और कुछ नहीं होने वाला। तो यह सब स्थितियां हैं। और यह सबसे अच्छी चीज है कि जो आपने बोला कि राहुल गांधी नेशनल लेवल पे चल रहे हैं और लोकल लेवल पे चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने काफी डिफीट्स के बाद कुछ चीजें सीखी हैं। वो सीखी ये कि बड़बोलापन कम हुआ है। कुछ नेता जो बड़बोलापन कर देते थे और नरेंद्र मोदी को मौका मिल जाता था, वो उसको मुद्दा बनाते, वो इस बार नहीं हो पा रहा है इस चुनाव में। इस बार माइक्रो लेवल पर काम हुआ है, चाहे वो गुजरात में हो रहा हो, चाहे वो हिमाचल में हो रहा है। धीरे धीरे करके वह लोगों के पास जाना और लोगों के बीच में जाना, उनको पर्चे बांटना, ये कांग्रेस पार्टी नहीं करती थी। पर्चे बांटने का काम या तो लेफ्ट के लोग किया करते थे या तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग किया करते थे। यह जो माइक्रो मैनेजमेंट है, यह माइक्रो मैनेजमेंट जो कर रहा है, यह सबसे बड़ी, इसीलिए नरेंद्र मोदी को गुजरात में कहना पड़ा, देखो चुपचाप वो काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहो। तो वो संदेश भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं था, वो अपने चेले केजरीवाल को भी कह रहे थे, भाई ध्यान दे रहे, वहां पर जाकर गांव में ध्यान नहीं दे रहा है, पैसा लेके आया है हमसे इतना ज्यादा पैसा लेके। जो स्वराष्ट्र के पूर्व विधायक ने कहा है कि भाई फ्लाई करके, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वहां के पूछा उसने कितना पैसा उनके रिजॉर्ट में, राजकोट के रिजॉर्ट में वो पैसा आया, उसने पूछा इतना पैसा कहां से, कह रहा फ्लाई करके आया। यानी दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर गुजरात के एयरपोर्ट तक जितना मर्जी हवाला का पैसा जा रहा है और ये स्टेट प्लेन से जा रहा है, ये सबसे दुखद बात है। ये बड़े बड़े बक्से, काले बक्से भी एक बार उतरे थे किसी के हेलीकॉप्टर से, उसका भी 2019 के इलेक्शन में आपको याद होगा, बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है और उससे उतरा था, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरा था। वो बहुत बड़े महामानव है इस देश के, जो मोदी की घटना भी करवा देते। मैं याद, हैदराबाद के जो म्युनिसिपल इलेक्शंस थे उस समय वो हेलीकॉप्टर उतरा था और पूना गया था वो हेलीकॉप्टर। वो उस समय की बात थी कि जब कुछ कहा गया था कि कुछ बक्से उतरे थे, कुछ वो उतरे थे। जी जी जी, मैं बता रहा, मतलब जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि बक्से उतरने शुरू हो चुके। तो इस बार क्या है, अभी मेरी कल पत्रकारों से बात हुई कि जो हिमाचल गए हुए थे, 2-3 पत्रकारों से मैं दिल्ली में मिला था, तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को एज है। हाँ, कोई कांग्रेस पार्टी कोई गलती ना कर जाए, कोई बयान ना दे जाए, कुछ बड़े बोले नेता हैं वो कल भी बयान ना दे दें, परसों भी बयान ना दे दें, अगर कोई बयान नहीं देगा और शांति से रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी मेरे हिसाब से चुनाव जीत जाएगी। और यह जो सी वोटर है, एबीपी है और इस तरह के जो भी लोग हैं, इन लोगों को चुपचाप सोचना चाहिए कि यह जो एडवर्टीजमेंट का पैसा ये प्राप्त करते हैं सरकारों से, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, केजरीवाल अपने घर से अपने पिताजी का पैसा नहीं लाते हैं, या नरेंद्र मोदी जी अपने वडनगर का पैसा लाके नहीं देते, वो जनता का ही पैसा है भाई। तो तुम्हारी जवाबदेही जनता के प्रति है, न कि वो प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री है तो 5 साल का पोस्ट है, 5 साल के बाद चला जाएगा पोस्ट। तो ये सब स्थितियां हैं और ये जितनी भी कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी करती रहे, भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और धीरे धीरे डाउनफॉल और बढ़ेगा। इसके बाद में एक और चीज, आज मैंने एक चीज देखी है और मुझे लगता है कि गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद और हिमाचल के रिजल्ट के इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में कहीं शिवसेना को फिर से अपने खेमे में लाने की कोशिश कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है। जिस तरीके से आज संजय राउत के सुर बदले हुए मुझे दिखे, वह मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं। मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ता हूं क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं सुबह शाम पॉलिटिक्स को देखता, तो मुझे कुछ वो संकेत दिख रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा मैं फडणवीस से भी मिलूंगा, मैं मोदी जी से भी मिलूंगा, मैं अमित शाह जी से उन्हें बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। अरे क्या हुआ, सबको पता है कि आपको मोदी और अमित शाह ने जेल भेजा है, किसको नहीं पता है। तो यह सब कुछ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्निंग शुरू हो चुकी है कि हम बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। और जिन स्टेटों में वो चंद्रबाबू नायडू से भी कुछ दिनों पहले
नरेंद्र मोदी मिले हैं दिल्ली में और उनसे पूछा कि आप दिल्ली नहीं आते हैं बहुत, तो उन्होंने कहा मैं आता नहीं हूँ, मुलाकात होती, उन्होंने कहा आप आइए मुलाकात करिए। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है फिर से पुराने लोगों को अपने साथ मिलाने की एक नई कोशिश करने वाली, मुझे लगता है कि अगर कोई एडवर्स रिजल्ट आने शुरू हो गए दोनों जगह, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से एनडीए को के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी उसका हर्ष वही होगा जो 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का हुआ था, जब जनता नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को लाया था। मुझे लगता है कि इस बार लेफ्ट, कांग्रेस और कुछ और क्षेत्रीय दल मिलकर अगर ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की सरकार वापस चली जाएगी। प्रबल जी, बस ये खत्म अब करने से पहले आपसे एक आखिरी और बहुत छोटा सवाल वो दीजिएगा। ये जो एक डबल इंजन की बात बार बार कर रहे थे मोदी जी, हर एक जगह जाते हैं डबल इंजन, ये आपके हिसाब से डबल इंजन विकास का मॉडल है कि धमकी है कि नहीं दोगे तो फिर तुम वो देखना? प्रबल जी, आपको क्या लगता है, धमकी है कि इंसेंटिव है? ये धमकी है कि अगर अच्छा। मेरे डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तो मैं तुम्हारा विकास रोक दूंगा, फंड नहीं दूंगा। और ये कई जगह वो कर भी रहे हैं। जिस तरीके से केरल में वहां पे सरकार नहीं है उनकी, तो वहां पर वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं मैं बर्खास्त कर दूंगा मंत्रियों को, और वहां की विधानसभा पास करने जा रही है कि इनको जो है चांसलर के पद से हटा देना यूनिवर्सिटीज के। तो ये सब कोशिशें होती रहती हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की जो सत्ता है वो भय पर आधारित है। अब वो जितने दिन भय मुक्त अगर समाज बन जाएगा, और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो है और किसान आंदोलन, इसने एक चीज दी, वॉइस टू वॉइसलेस। और मुझे लगता है भय मुक्त होगा और सड़कों पर ये भय मुक्त समाज बनेगा, धीरे धीरे सड़कों पर आएंगे लोग। और दूसरी चीज ईडब्ल्यूएस पे मुझे एक ही चीज कहना है, ईडब्ल्यूएस पर जो ये जजमेंट और ये जो चीजें आनन फानन में जो कानून बनाया गया और ये जो चीजें ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया गया, ये सब आरएसएस की सोची समझी रणनीति के अंतर्गत है कि किस तरीके से आर्थिक आधारित आरक्षण देने की दिशा में ये एक कदम है। और ये पूरे आरक्षण की सिस्टम को समाप्त करके आर्थिक आधार पर, कुछ पहले 563 रियासतें होती थी, इसी तरह भारत के अंदर 2000-3000 परिवारों को एक अपर क्लास पर ला के रख देना है और बाकी लोगों को 5 किलो राशन पे रख देना और पूरा लूटने का केंद्र है। और ये आरएसएस यही चाहती है। और वह SC ST OBC के अभी कुछ नेता जो उसके अंदर होंगे वो भी अभी मांग करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। और क्योंकि इसके बाद मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण, गुर्जर आरक्षण और भी अन्य जातियों के भी आरक्षण के मुद्दे बढ़ने वाले हैं, और उसमें यही आरएसएस वाले अपने लोग भेजकर आगजनी कराएंगे। उसके बाद हंगामा होगा, फिर समीक्षा की बात आएगी और इस तरह कर करके आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, जो सामाजिक पैमाने पर दिया गया था कि समाज में अपलिफ्टमेंट हो ओबीसी का और दलितों। मुझे बस इतना ठीक है।